वेलकम टू द जनरल ज्ञान। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिससे आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं अपने वॉर्स के बारे में, अपने जो बीते हुए वॉर्स हैं और वॉर कितनी डेंजरस होती है किसी भी कंट्री के लिए। ये मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और कारगिल वॉर 1999 जो हुआ था, इसमें पाकिस्तान ने हमारे पीठ पे खंजर खंजर डाला था, उसका मैं सारा आपको डिटेल बताऊंगा कि पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है और किस हद तक हमारी ये जो हमारे जो पेशेंस हैं उसको वो टेस्ट करता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का वीडियो होगा कारगिल वॉर 1999 पे, और इसमें क्या ऑपरेशंस चलाए गए थे इंडिया की तरफ से और क्या हुआ था, सारी चीजें मैं आपको एक कम टाइम में और बहुत सारी चीजें जानने के लिए बताने के लिए आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 21 फरवरी 1999, ओके, ये डे था जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे नवाज शरीफ, पाकिस्तान के जो उस टाइम के करंट पीएम थे, उनसे मिलने। क्यों गए थे मिलने? 98 में भारत और पाकिस्तान दोनों एक न्यूक्लियर वेपन वाले कंट्री बन चुके हुए थे। ओके, न्यूक्लियर कंट्री वेपन बन चुके हुए थे। तो आपको सबको पता होगा कि अगर न्यूक्लियर कंट्री जो बन जाती है उससे लड़ाई, दोनों में लड़ाई करना औचित नहीं होता है, उसका कोई भी बेस नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर रिच कंट्री थे उस टाइम 1998 में। और सारी मीडिया, सारे कवरेज एंड सारी कंट्रीज इन लोग के अगेंस्ट थी उस टाइम। ओके, क्योंकि ये नहीं, वो जो न्यूक्लियर चीजें होती हैं उसको, जो ये 5 वीटो पावर में बैठे हुए हैं वो लोग सपोर्ट तो कभी नहीं करते। बट आप लोग को पता है कि टाइम टाइम से पास्ट में इंडिया को रशिया ने और पाकिस्तान को चाइना, अमेरिका, बहुत सारे देशों ने सपोर्ट किया हुआ है। दैट्स वाई ये सारी चीजें हुई कि न्यूक्लियर सक्षम बना हमारा देश भी और पाकिस्तान देश। इसको मद्देनजर रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी फर्दर लड़ाई ना हो, सारी चीजें जम्मू कश्मीर मैटर पे और सारे जो पीओके के रेंज की मैटर एंड सारी जो कश्मीर के मैटर पे, इस सबों में बातचीत करके जो चीजें निकल सकती हैं वो लड़ाई से नहीं निकल सकती हैं, ये दिल में अटल बिहारी वाजपेयी के मन में था। और उस वजह से वो 21 फरवरी 99 में पाकिस्तान विजिट किए। ओके, देखिए यहाँ पे ये है नवाज शरीफ, ये जो व्यक्ति है नवाज शरीफ है, और हमारे अटल जी गए थे और वहां उनका बहुत ही ज्यादा अच्छे से वेलकम हुआ। उनकी सारी सेनाएं थी, यहाँ तक कि 21 तोपों की सलामी हुई थी उनकी। ओके, अटल बिहारी वाजपेयी की 21 तोपों की सलामी हुई थी, पर किसी को नहीं पता था ये जो तोपें चल रही हैं ये 3 महीने बाद हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उनकी छातियों पे चलेंगी। ओके, तो और ये जो मेन बंदा है, जैसे क्या होता है ना, पाकिस्तान में किसी का भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। पाकिस्तान में पीएम को नहीं पता है कि जनरल क्या कर रहा है, जनरल का नहीं पता है कि एयरफोर्स वाले क्या कर रहे हैं, एयरफोर्स वालों को नहीं पता होता है आर्मी क्या कर रही है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, ये डिसकंफर्ट होता रहता है कि मतलब क्या चीजें कुछ नहीं पता। उन्होंने चला दिया उस टाइम कारगिल 3 महीने बाद ही, जब ये लाहौर समझौता हुआ 21 फरवरी 1999 में। एंड उसके बाद जब अटल जी वापस आए और उसके जस्ट 3 महीने बाद इस बंदे ने, ओके, अपनी सेना को हमारे बंकरों में छिपा दिया। क्या सीन होता था कि अक्टूबर के महीने में हमारी जो सेना, जो हाईएस्ट पीक्स थे, जो कारगिल के रेंजेस थे, कारगिल एक डिस्ट्रिक्ट था, उसमें बहुत सारे रेंजेस थे, वहां से वापस आ जाती है क्योंकि ठंडियां पड़ती हैं, पाकिस्तान भी वापस आ जाती है और पाकिस्तान के भी लोग जो वापस आ जाते हैं और हिंदुस्तान के लोग भी वापस आ जाते हैं। उसके बाद फिर उस मई जून में अपना जाते हैं। पर इस बार इस बंदे की जो सातिरगिरी थी, ऑपरेशन बद्र चला के उन्होंने उस बंकरों में अपनी इन्फेंट्री, नॉर्दर्न इन्फेंट्री के बंदों को बिठा दिया, बंदे जो वहां के सैनिक थे पाकिस्तान, और सारे जगह इन्होंने तैनात किया। बहुत ही मूर्ख आदमी जो कह सकते हैं। अभी इसको फांसी भी होने वाली है, पाकिस्तान में इसको फांसी की सजा सुनाई। ये देखो, देखिए जो रेंज था हमारा, ये पीओके एलएसी का रीजन है और ये NH-1A
जो यहाँ पे सारा देखिए लेह से श्रीनगर तक का रास्ता है जो, तो यहाँ पे ये सारी चीजें, ये घटना, इनका इनका प्लान था कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दो पार्ट में कर देंगे, कि ये जो बाल्टिक का रीजन था वो सीधे सियाचिन को जाता था, और जब ये रीजन टूट जाएगा तो ये लोग कहीं भी अपना ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते थे। ये सोच के इन्होंने अपना प्लान बना लिया था, और वो हाईएस्ट पिक्स पे पहुंच भी चुके थे, बंकरों में वो छुपे हुए थे। ओके, और जो ये बाल्टिक का रीजन था, यहाँ पे थोड़ा सा हाईएस्ट रीजन था। ओके, यहाँ पे यहाँ पे भी इनके सारे सैनिक, ओके, इनके पूरे सैनिक यहाँ पे आ चुके थे। तो अगर इस हाईवे पे कोई एक स्कूटर भी जाता था, ओके, इनकी नजर रहती थी और सीधा गोली मारते थे साले सर में ये। ओके, ये सब गोली सर में मारते थे। यहाँ से अगर कोई भी भारतीय गाड़ियां या स्कूटर, मतलब अब मैं बता रहा हूँ, एक बकरी भी चली जाए तो इनको दिखती थी यहाँ से, क्योंकि ये हाईएस्ट था और इसी पे ये लोग बैठे हुए थे, और ये सारे बंकर्स में घुस चुके थे इंडिया के। ओके, ये पता चला इन लोग को, और ये सारा, जहां जहां सबसे ज्यादा लड़ाई हुई ये था मैस्कॉक का रीजन और ये द्रास का रीजन, द्रास वाले रीजन में, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा थी, और ऊंचाई की वजह से हम लोग बहुत सारे डिफॉल्ट में थे कि हम लोग का ये सरप्राइज एलिमेंट भी हुआ था कि हम लोग को पता नहीं था कि वॉर होगी, क्योंकि हम लोग ने तो एक अच्छा रिश्ता बना के वहां से आया था। ओके, लेकिन वहां के लोगों ने जब खंजर घोपा तो हम लोग को ये आइडिया नहीं था, सरप्राइज नहीं कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। ओके, वो शिमला एग्रीमेंट सारा भूल गए। ये सब हमेशा अक्सर सब कुछ भूल जाते हैं। शिमला एग्रीमेंट क्या होता है, कुछ नहीं, इन लोग के लिए वो सारी चीजें नहीं, ये सब अपना ही चलाते हैं। ओके, ये देखिए, ये जो बैटल ऑफ टाइगर हिल्स, ओके, बैटल ऑफ टाइगर जो सबसे ऊंची चोटी थी, बैटल ऑफ तोलोलिंग, ऑपरेशन सफेद सागर जिसको एयरफोर्स ने चलाया था। ओके, जिसको एयरफोर्स ने चलाया था, ऑपरेशन तलवार जिसको नेवी ने, और ऑपरेशन विजय जो इंडियन आर्मी ने चलाया था। तो इन्हीं इन्हीं जो ऑपरेशन थे, मैं उसको एक एक बार आपको बताऊंगा कि कैसे इंडिया ने इनको नकेल कसी, इनके इनके इरादों पे इन्होंने पानी जैसे फेरा, उसको कह सकते हैं। तो ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी का सबसे तगड़ा जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन विजय इन्होंने चालू किया 19 मई को। ओके, लेकिन बात यही हुआ कि वो बहुत हाइट्स पे थे, तो हमारी कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि वो एक छोर से दूसरे छोर तक बिना उसके मार सकते थे, और इधर हमारे सैनिकों को दिखता भी नहीं था। ओके, 18,000 फीट पे, 10,000 पे, 5,000, 4,000 फीट के जो डिस्टेंस थे, उनको कहाँ इंसान को दिखाई दे रहा है। ओके, 250 फीट का तो कुतुब मीनार है, उसको तो देखने के लिए सर ऊंचा करना पड़ता है। ये लोग बैठे हुए थे 4,000, 5,000 फीट का जो गैप था, इन लोग का भर नहीं पा रहे थे, और ये इसमें हम लोग के बहुत ही सैनिक मारे गए। ओके, जैसे तोलोलिन था, टाइगर हिल था, 0.4590, 0.5140, यू नो अबाउट द 5140, दिल दिल मांगे मोर, विक्रम बत्रा, उन्होंने कैप्चर किया था टाइगर हिल की बात। उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे धुरंधर जवान जो उसमें शहीद हुए, उनकी कीमत कोई नहीं भरपाई कर सकता है। इन लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि वॉर कितना घातक होता है। ओके, तो ऑपरेशन विजय चला, और ऑपरेशन विजय में एक चीज जो सामने आई, जो उस टाइम में हम लोगों ने बोफोर्स गन्स ली थी। बोफोर्स गन्स ने उस टाइम पाकिस्तान का जो खेल खराब किया है, वो उन्हीं के शब्दों में ही वो ही बता सकते हैं, क्योंकि इसकी रेंज थी 40 किलोमीटर। ओके, ये एक वो अपने मैप पे बस मैप को देख के मारते थे लोग, और इतनी सटीक इसकी निशाना होती थी, इसकी इतनी सटीक एम होती थी कि पाकिस्तानी समझ नहीं पाते थे ये सारी आर्टिलरीज आ कहाँ से रही हैं, गन्स किधर से आ रही हैं, ऑपरेट कहाँ से हो रही हैं। और इस बोफोर्स, राजीव गांधी की सरकार में जब ये बोफोर्स गन का हुआ था, तो उनको बहुत ही मतलब वो सहना पड़ा था कि क्या लिए हैं ये, बल घोटाला का कुछ सीन था। अब वो हर सरकारों में होती है, मोदी जी ने राफेल लिया, उनपे ऐसे चीज लगी, लेकिन ये सारी चीजें एक साथ जब आती हैं, जब युद्ध होते हैं, तब पता चलता है कि इसका क्या मतलब, कितनी बड़े अंतर से इन्होंने ये सारी चीजें की हुई हैं। ओके, फिर ऑपरेशन विजय हुआ, बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, इसमें हमारे बहुत सैनिक मारे गए,
कैजुअलिटीज हुई बिकॉज ऑफ वेदर एंड ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे नहीं था। प्लस हमारा सबसे ज्यादा फेल्योर वाली चीजें हैं हम लोग की इंटेलिजेंस हमारी 2008 देख लीजिए, ये 99 देख लीजिए, इन लोग को पता नहीं चलता है कि आतंकवादी घुस चुके हैं। 1000 फोर्स पाकिस्तानी इन्फेंट्री लेके चली आई, इन लोग को कुछ नहीं पता चला। इंटेलिजेंस हमारे वहाँ थोड़ा फेल्योर की बात है, फेल्योर कर जाती है, इसको सुधारने की जरूरत है। ओके, तो ऑपरेशन विजय चला। फिर हमारे एयरफोर्स के जवान ने सफेद सागर चलाया। उस टाइम हमारे जो हेलीकॉप्टर्स थे, उन्होंने पहले तो इन्होंने अपने ये फाइटर जेट्स चलाए, लेकिन फाइटर जेट्स का क्या था कि वो लोग इतनी स्पीड में जाते थे कि वो लोग देख नहीं पाते थे कि कहाँ छुपे हुए हैं, और ये सब ऊंचे ऊंचे नाके पे छुपे हुए थे बंकर्स में, तो वो लोग देख नहीं पाते थे। ओके, तो इन्होंने हेलीकॉप्टर्स चलाए। ओके, हेलीकॉप्टर्स जो थे सारे ऊपर उठाए, लेकिन हेलीकॉप्टर्स की जो रेंज थी, हमारे हेलीकॉप्टर्स थे MI-24 MI-35। ओके, इन लोग की रेंज 10,000 फीट थी, ये 18,000 फीट पे बैठे हुए थे, तो उतना उन लोग को दिखता नहीं था। और हेलीकॉप्टर सबसे सेफ होता था क्योंकि वो हर जगह रुक जाता था, उसका स्पीड स्लो होती थी है? तो वो सारी चीजें होती थी। बट जो सबसे बड़ी तबाही लेके आया मिराज 2000। ओके, इसने तो मानो पाकिस्तानियों की छाती पे पैर रखने वाला काम किया था। मिराज ने जो तबाही मचाई कि उनका इरादा पस्त हो गया कि अब इसके बाद क्या करें। पाकिस्तान ने मिराज लेने, और सबसे बेहतरीन बात है, मिराज को पाकिस्तान ने नहीं लिया था। मिराज को बोले थे ये बहुत हैवी साइज की है, मैं नहीं ले, मतलब इसको हम डील नहीं कर पाएंगे इसका। ओके, इन्होंने लेने से मना कर दिया था। और मुझे एक चीज याद आता है, जब ये जो हमारे फाइटर जेट्स उड़ रहे थे, उस टाइम क्या हुआ था कि एक एक जगह हमारा जो, ये क्या बोलते हैं, हमारा जो पायलट था, एक जगह उसने अपना एम लॉक कर दिया। ओके, आपको पता है जब एक बार मिसाइल लॉक हो जाती है तो वो फिर रिलीज नहीं होती है। ओके, तो ये अभी थोड़ा सा नौजवान था, अभी मतलब अभी जल्दी ज्वाइन हुआ था, और ये जो थे, ये जो इसके पीछे जो प्लेन से आ रहे थे, वो थे मतलब बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत सीनियर थे। AK सिंह जिनका नाम था। ओके, AK सिंह नाम था उनका। तो उसने जब एम लॉक कर दिया, वहाँ बहुत सारे सैनिक दिख रहे थे और लोग दिख रहे थे, बंकर्स वो दिख रहे थे, कैंप दिख रहे थे। तो जब इसने अपना मिसाइल लॉक कर दिया, तो मिसाइल लॉक करने के बाद उसने अपने सीनियर से पूछा कि सर, मैंने मिसाइल लॉक कर दिया है और मुझे बहुत बड़ी यहाँ पे आर्मी की गतिविधियां दिख रही हैं, क्या मैं इन्हें मतलब शूट कर दूं? उन्होंने बोला कि क्या तुम पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर हो? तो जब उसने बोला कि मैं तो सर पाकिस्तान के अंदर हूँ, तो उसने बोला तो सर ने बोला उसके कि नहीं, उस मतलब दिल्ली से ऑर्डर नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जाके एक मिसाइल लॉक करना है, मिसाइल मारना। तो उन्होंने उस टाइम उन्हें रोका, और ये बहुत अच्छी बात हुई कि उन्होंने रोका, क्योंकि उसी टाइम परवेज मुशर्रफ जो उसका जनरल था, और नवाज शरीफ, दोनों उस रेंज में आए थे, कैंप डाल के थे, कुछ मीटिंग वीटिंग कर रहे थे। और अगर उसने मिसाइल मार दी होती तो वर्ल्ड वार होने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि किसी भी, अगर चलो जनरल को मार दो तो एक आर्मी का पर्सपेक्टिव होता है कि लड़ते हुए जनरल मर सकता है, लेकिन अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या होती है तो ये बहुत ही बड़ा वो होता है, जो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्योंकि आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर जब वन हुआ था, वो भी ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मारने पे ही चालू हुआ था। तो ये सारे सीन थे, और इसमें एयरफोर्स ने अपना बखूबी रोल किया था और सफेद सागर चलाया था। एंड हमारी नेवी भी पीछे नहीं थी, ऑपरेशन तलवार उन्होंने चलाया था। ऑपरेशन तलवार जब चला तो वो तलवार की ही तरह चला। ओके, वो तलवार, साउदर्न नेवल कमांड और वेस्टर्न नेवल कमांड ने जब पीछे से अरब सागर के, और उन्होंने जब नेवल ब्लॉकेज किया, नेवल ब्लॉकेज कर दिया पाकिस्तान का, मतलब पाकिस्तान के जो मरीन्स थे, जो मतलब प्राइवेट मरीन्स भी थे, उनके बगल में जब उन्होंने मिसाइल्स दागने चालू किए, तो मिसाइल शूट्स किए, तो उनके हौसले पस्त हो गया, और उन्होंने सारे अपना काम धाम सब छोड़ दिया। ओके, उनका क्या सीन था कि अब वो वहां से मूव ही नहीं कर रहे थे, उनकी इतने इतने डरे हुए थे।
और ऐसा करने पे जो पेट्रोल एंड डीजल जो सप्लाईज होती हैं पाकिस्तान की एकदम रुक चुकी थी, और 6 दिन के पेट्रोल बचे हुए थे। मतलब हम लोग का ऐसा नौबत आ गया था कि अब गाड़ी भी नहीं चला पाएंगे अगर ऐसे पेट्रोल वोट्रोल नहीं ले जा पाते। तो नेवी ने पूरा नेवल ब्लॉकेज करके रखा था, और उन्होंने बहुत ही तगड़ा एक ऑपरेशन तलवार चलाया था। ओके, 6 दिन का पेट्रोल ही बचा था पाकिस्तान के पास। और ये सब जब इस तीनों तिकड़ियों ने जब इनको घेरा तो ये भाग खड़े हुए। ओके, ये तीनों तिकड़ियों ने जब इनको घेरा, भाग खड़े हुए, और उन्होंने सारे अपने छोड़ छोड़ के भागे। यहाँ तक इन्होंने अपने सैनिकों को, पहली तो बात ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये इनकी सैनिक है। बताइए, जिस उनके सैनिकों के पॉकेट से उनका कार्ड निकला था, उस पे नॉर्दर्न इन्फेंट्री लिखा हुआ था पाकिस्तान, बट उन्होंने साफ मना कर दिया। वो बोले कि ये आतंकवादी हैं, घुसपैठी हैं। अपने ही सैनिकों को कोई आतंकवादी बोले, ऐसा देश चाहिए हमें? नहीं, कभी भी नहीं। ऐसे देश से कोई दोस्ती नहीं चाहिए। ओके, और 14 जुलाई को ये सारे वापस चले गए। लेकिन जब अटल जी ने कहा कि 14 जुलाई को जब वापस चले गए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले हम चेक करेंगे, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। 26 जुलाई को जब एयरफोर्स ने पूरे गश्त लगाए और देखे कि तब देखा उन्होंने कि सारे जब भाग गए हैं, सब भाग खड़े हुए हैं, तो उन्होंने क्लियरेंस दिया कि अब नहीं है ये। ओके, तो ये सारा कारगिल वॉर हमारे जो जो देश के वीर जवान थे, उन्होंने अपना खून दे के चुकाया है। ओके, सौरभ कालिया, आप जान रहे होंगे सौरभ कालिया, ये गश्त पे गए हुए थे। इनको पाकिस्तानियों ने पकड़ के उनका जो बुरा हाल किया था, वो आज तक के आर्मी या वॉर इतिहास में किसी ने नहीं। इनके सारे आंख कान सारे इनके जो बॉडी पार्ट्स से निकाल लिए थे। इनकी इतनी निर्मम हत्या की थी। इनका बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में करके, बोरे में करके फेंका हुआ था। हमारे विक्रम बत्रा, जाबाज, दिल मांगे मोर, इन्होंने तो नाक में दम किया था, बट एक हमारे ब्रेव जो सोल्जर्स होते हैं, उनका कभी भी उनकी जो बलिदान है वो हम लोग ऐसे जायज नहीं कर सकते। उन्होंने उन चीजों पे डट के सामना किया, और हमारी कैजुअलिटीज इतनी हुई कि पूछिए मत। बट उन्होंने एक एक इंच अपना फिर वापस लिया, और उनकी नाक में नकील कस दी। ऐसे वीर जवानों को सल्यूट है हमेशा हमारी तरफ से, और हमारे पूरे देशवासियों को भी ऐसी चीजें अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो अपनी जगह साफ रखें। अपना जहाँ है, अगर आप आर्मी में नहीं है, आप देश के लिए बहुत ही कुछ कर सकते हैं। आप जहाँ है वो उसको क्लीन रखिए। सड़कों पे जो ये लोग थूक देते हैं पान उन खा के, वो सब मत करिए। ओके, अपनी जगहों को साफ रखिए, और इसे भी देशभक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। और इनको सल्यूट है। ये था पूरा कारगिल वॉर का जो वीडियो था, मैंने आपको दिया है। अगर आपको फर्दर कुछ जानना होगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसमें किस किस कंट्री ने पाकिस्तान का साथ दिया, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता के दिया था कि जब रशिया ने इंडिया का साथ दिया था तो उसमें क्या क्या सीन था, उसमें कौन कौन से साथ दिया था। ओके, वो सारी चीजें हैं। ये देखिए सौरभ कालिया के माता पिता, उन्होंने उनको जब इतने प्राउड मोमेंट्स के साथ उनको पैच वो दे रहे हैं, जब एनडीए में इन्होंने अपना वो किया था। ये सारी चीजें हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, एंड फिर देखते रहिए। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए तो कोई भी वीडियोस में बनाऊंगा आपके पास जरूर आएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।